नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोर शक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निकनेम जो था फेमस पर्सनालिटीज का, जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, वो सारा हमने अब तक कवर कर लिया था। कुछ लास्ट का इसका एक पॉइंट बचा है, मतलब छोटा सा पॉइंट बचा है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। रेयर केस में वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। साउंड अगर ठीक है तो एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट करके इस टॉपिक को आज हम एंड कर सकेंगे। नमस्ते जी। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो पिछले हम 3 क्लास के अंदर याद कर चुके हैं ये। और निकनेम जो सिटीज के हैं, वो हम पहले ही ऑलरेडी याद कर चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर ही। यहाँ बात हो रही थी फेमस पर्सनालिटीज की ये। और अगर हम बात करें हरियाणा, चलो उसको छोड़िएगा। एक था हमारे पास में क्या नाम था, जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है एक तरीके से, ये प्योली प्योली एक्सप्रेस। ये वो किसे कहा जाता है? ये प्योली प्योली जो एक्सप्रेस था एक तरीके से, ये एक्सेल सीट बनेगी क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये? हाँ, अब तबीयत थोड़ी सही हुई है यार। एक्चुअल में समस्या है कि मेरे साथ हर साल ये दिक्कत रहती है, जनवरी और फरवरी। कोई रेयर केस में ही क्लास हो पाती है ये। हाँ, पीटी ऊषा परफेक्टली सही है जी, क्योंकि वो पीती थी प्याली के अंदर, हमने ऐसे लिंक किया था ये। अब सही है तबीयत, मतलब काफी हद तक अब दिक्कत नहीं है, ये सही है। कल से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है ये। तो फिलहाल देखिएगा, आपके पास जो पॉइंट है यहाँ लिखा है लता मंगेशकर। ये देखो, सबको पता है लता मंगेशकर की बात की जाए तो इसकी आवाज बड़ी सुरीली थी इनकी, एक तरीके से स्वर कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता था ये। मैंने कहा क्या? नहीं, वो एक्सेसिएट अब नहीं बनेगी जो आप पूछ रहे हैं। वो तो पहले एक्चुअल में जो एएसओ की जो पोस्ट होती थी, सीएसएस वाला जो कैडर है ये, मैंने कहा उसके लिए बेसिकली वो चलती थी, वो अब नहीं होगी ये। तो देखिएगा, नाइट एंगल जो है, अब जितने हम याद कर रहे हैं छोटी क्लास से ध्यान रखना, टॉपिक का एंड करेंगे ये। और ये मतलब रेयर केस में पूछेगा, ये जो एग्जाम में नॉर्मली आते हैं वो सारा कंटेंट हमने 3 क्लास में तैयार कर लिया था ये उसी दिन खत्म हो जाते, लेकिन रिविजन रिविजन स्लाइड इसमें आ नहीं रही थी ये। तो देखिएगा, नाइट एंगल ऑफ बॉलीवुड, या कह सकते हैं एक तरह से स्वर कोकिला। और आपको सबको पता है ये कि लता मंगेशकर जो है, एक तरीके से इनके जो आवाज होती है बड़ी सुरीली थी एक तरीके से, इसीलिए इनको भारत की, सॉरी, बॉलीवुड जो है उसके कोकिला कह सकते हैं, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था ये। उसके बाद देखिएगा, सेकंड पॉइंट ये है, मैंने कहा भीमसेन जोशी है। ये कहना चाह रहा है कि भीमसेन जो जोशी है, इन्होंने लता मंगेशकर को गण सरस्वती है, क्या कहा था? गण सरस्वती है। मतलब कि जब भी ये गाती थी ना, जब भी कोई गाना गाती थी एक तरह से ये, तो ऐसे लगता था जैसे सरस्वती इनके ऊपर, यूं कह सकते हैं कि सरस्वती की इनके ऊपर बड़ी कृपा हो एक तरीके से ये। इतना जबरदस्त गाते थे ये। इसको गण से गान कर सकते हैं आप ये। मतलब ऐसा गाना गाते थी, या जन गण मन अधिनायक जय है, मान लीजिए लता मंगेशकर जी ने इसको गाया हो ये, मैंने कहा गण ये यानी जन गण मन ये। तो मैंने कहा इनके ऊपर बड़ी सरस्वती की बड़ी कृपा थी एक तरीके से, यूं कह सकते हैं ये। तो ये कहना चाह रहा है कि जो भीमसेन जोशी थे ये, इन्होंने लता मंगेशकर को क्या कहा था? गण सरस्वती की उपाधि दी थी। और जो गुलजार है, मैंने कहा किसने? गुलजार ने। इन्होंने दिया था मल्लिका तरनुम की उपाधि है। तो मैंने कहा एक तो ये उपाधि है ये। तो देखो, इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं कि जी लता मंगेशकर को गुलजार ने दिया था मल्लिका तरनुम की उपाधि है। हो सकता है कभी कभी एग्जाम में पूछ ले एक तरीके से ये, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ये। मल्लिका, जैसे मल्लिका शेरावत का नाम सुना होगा आपने, ये पता नहीं क्या गुल खिलाकर आती है, ऐसे ये क्या गुल खिलाती है, तो गुलजार मल्लिका, ऐसे आप लिंक कर सकते हैं इसको। करना चाहिए, हालांकि पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ ले ये। यहाँ से आप कर सकते हैं एक तरीके से ये। तो यहाँ से इस जगह से ये हो सकता है ये। तो ये पॉइंट होगा। हाँ, दूसरा ये कि भीमसेन जोशी ने लता मंगेशकर को क्या कहा था? गण सरस्वती कहा था ये। तो आपको पता, सेना के अंदर जनगण मन अधिनायक जय है, ये नॉर्मली मतलब कि ये डेली गुणगान चलता है। तो सेना में इससे क्या जोश आता है, ये क्या आता है? जोश आता है। तो भीमसेन जोशी ने कहा था इनको गण सरस्वती की उपाधि दी थी एक तरीके से ये। इनका जन्म जो है वो हेमा हेमा मंगेशकर के रूप में हुआ था ये। और फिर बाद में नामदेव क्या पड़ा इनका? लता मंगेशकर ये। फ्रांस के सर्वोच्च आदेश फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी का ख्वाब से इन्हें नवाजा, ऑफ ऑनर के अधिकारी के खिताब से। क्या कहना चाह रहा है? मंगेशकर वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ ऑफिसर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ
ऑनर फ्रांस हाईएस्ट ऑर्डर। अच्छा, फ्रांस का ये कोई मतलब सर्वोच्च ऑर्डर की बात की जा रही है, मतलब कुछ, या तो आगे और पॉइंट आना चाहिए था। ऑर्डर जो है इससे इनको नवाजा गया था, हालांकि ये भी नहीं पूछा गया एग्जाम में। बात आती है सौरव गांगुली की, सबको पता दादा के नाम से इनको जाना जाता था। ऑफ साइड के अंदर जबरदस्त शॉट खेला करते थे। पश्चिमी बंगाल में कोलकाता पड़ता है, कलकत्ता के राजकुमार के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये देखो पहली चीज तो ये सौरव गांगुली है। इंडियन क्रिकेट की अगर बात करें तो इंडियन क्रिकेट जो उठा था नहीं, भारत का क्रिकेट है, वो इन्हीं के कैप्टनसी में उठा था। ये बेसिकली डरा करते थे हर कोई इनसे, एक तरह से ये दादा इसीलिए इनको कहा जाता था। ये मैंने कहा कलकत्ता के थे और बड़ी रईस फैमिली से थे, ये बहुत बड़ी रईस फैमिली से, ये इसलिए कलकत्ता के क्या राजकुमार। ये ऑफ साइड के अंदर खेलते थे, ये बहुत ज्यादा मतलब जबरदस्त खेला करते थे, इसलिए इनको ऑफ साइड का देवता कहा जाता है। ये कहना चाह रहा होगा यहाँ पर, ये रहा गॉड ऑफ द ऑफ साइड। ये और महाराज, मैंने कहा जब कलकत्ता का राजकुमार तो जाहिर सी बात तो लोग उनको महाराज के नाम से पुकारेंगे। तो ये चार नाम इसके अंदर जो सौरव गांगुली के नाम है। फिर क्लियर कर देता हूं, 95% क्वेश्चन आपके 3 क्लास से ही आने हैं जो स्टार्टिंग में हमने कर लिए। यहां से रेयर केस में पूछेगा ये, तो हम इनको भी कर ही लेते हैं। ये तो सौरव गांगुली जो है, इनको प्यार से लोग क्या करते थे, दादा से, दादा के नाम से पुकारा करते। और बंगाल में इसका जो मीनिंग निकलता वो निकलता बड़ा भाई। क्या निकलता है? बड़ा भाई, एक तरीके से ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट ये है कि उनके शानदार स्ट्रोक प्ले स्क्वायर की वजह से ये ऑफ द विकेट कवर्स के लिए बुलाया। क्या कहते हैं? ऑफ साइड के गॉड। हाँ, यानी ऑफ साइड का देवता क्यों कहा जाता था, उसकी वजह यह थी कि मतलब ये जबरदस्त स्क्वायर ऑफ द विकेट जो है एक तरह से खेला करते थे ये, तो मैंने कहा इसलिए इनको कहते थे ऑफ साइड का गॉड ये। उसके बाद देखिएगा महाराजा ये आ ही चुका है, क्योंकि देखो कहना क्या चला, एक अमीर परिवार में जन्मे सौरव, यानी सौरव गांगुली जो है बड़े रईस परिवार में जन्मे थे ये, इसलिए इनको यहाँ का राजकुमार महाराज के नाम से संबोधित किया जाता था एक तरीके से ये। फिर लिखा है, देखो इनके नाम पर क्या हुआ, द प्रिंस ऑफ कोलकाता। देखो ये राजकुमार, सॉरी राजकुमार कहाँ का, कोलकाता का ही है। तो मैंने कहा कहना ये चाह रहा है कि इस नाम पर वहां पर जो है ना एक रोड का नाम भी रखा गया है। कौन कौन सा? सौरव गांगुली एवेन्यू और प्रिंस ऑफ गौड़िया। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। उसके बाद देखिएगा पॉइंट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनसे रिलेटेड देखो, एक तो हमने पॉइंट याद किया था जब बुक्स एंड ऑथर्स वाली लगभग हमने 17 क्लासेज की थी, तो उसमें एक पॉइंट याद किया था हमने, आनंद मठ। मैंने कहा कौन सा? आनंद मठ। ये वो पॉइंट हमने एक याद किया था, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आपके। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो उपनाम है, यानी जो निकनेम है, वो है साहित्य सम्राट। ये साहित्य सम्राट। ये देखो साहित्य का सम्राट अगर कोई है एक तरह से ये, यानी पूरा साहित्य पता है, इसका मतलब क्या किया होगा उसने, ये सारी किताबों को चाट गया होगा, ये सारे अध्याय को चाट गया होगा जी ये। और यहाँ यही कहना चाह रहा है ये, वो कह रहा है कि चट यानी कि चाट जाना, अध्याय यानी सारे के सारे अध्याय को अगर चाट जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरा साहित्य पता होगा। ये सम्राट तो फिर कहला नहीं है, तो साहित्य सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है ये। उसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है यहां से, और वो कौन सा है, आगे चलकर आएगा, इसमें नहीं है ये। हाँ ये रहा, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ये कहां से लिखे लिया गया? इनके उपन्यास है आनंद मठ से। ये किनका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है, इन्हीं का एक उपन्यास है जिसका नाम है आनंद मठ। ये उससे लिया गया है क्या, भारत का राष्ट्रीय गीत, ये जो वंदे मातरम है ये। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इसको बुक्स एंड ऑथर्स में भी हमने डिस्कस किया था ये। फिलहाल यहाँ देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इसको हमने देखो वहां पर कैसे याद किया था, ये हमने ऐसे याद किया था, बंकी बंकी यानी बग्गी, बग्गी होती है ना बग्गी, और बग्गी में जब बैठकर कोई आदमी जाता है, जैसे मठ के अंदर कोई मान लीजिए कोई योगी एक तरीके से है और कोई साधु संत है जब बग्गी में बैठ मठ में जाते हैं ये, उनको बड़ा आनंद आता है ये, तो इसको सीधा यहां से कर दीजिएगा ये बंकी, यानी कि मैंने कहा बग्गी, और बग्गी में जब बैठ कर जाते हैं बड़ा आनंद आता है इनको, एक तरह से मठ में जाते हैं तब। ये तो आनंद मठ जो है ना ये इन्हीं का उपन्यास था, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, भारत की कोकिला, या सॉरी स्वर कोकिला, या जो बॉलीवुड की कोकिला है वो कहा जाता है लता मंगेशकर को ये, क्योंकि इनकी आवाज बड़ी सुरीली थी एक तरीके से ये। गण सरस्वती ये उपाधि इनको दी थी भीमसेन जोशी ने ये, क्योंकि देखो जन गण मन, मैंने कहा ऐसे गाते बड़ा जोश आ जाता है एक तरीके से ये, यानी भीमसेन जोशी ने इनको कहा था ये। मल्लिका तरनुम जो है, गुलजार ने इनको ये उपाधि दी थी, किनको? लता मंगेशकर को ये। मैंने कहा मल्लिका ने पता नहीं क्या गुल खिलाया, कुछ इस तरीके से हम लिंक करेंगे तो वो क्या है कि ऑप्शन काम कर जाता फिर ये, तो मैंने कहा ये उपाधि इसने दे दी है। सौरव गांगुली को किस नाम से जाना जाता है? ये पहला एग्जाम में पूछ सकता है दादा, दूसरा पूछ सकता है
प्रिंस ऑफ कोलकाता। तीसरा पूछ सकता है प्रिंस है तो फिर इसका मतलब महाराज आ जाएगा। उसके बाद पूछ सकता है ये कि जो ऑफ साइड का गॉड है वो क्या कहलाता है, सौरव गांगुली। ये हो सकता है पूछ लेंगे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो 4 नंबर और 5 नंबर, ये दोनों चांस आ सकते हैं एग्जाम में, फिर रिपीट हो जाएगी। तो फिलहाल देखिएगा हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पर वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका जो निकनेम है वो है साहित्य सम्राट। यानी हमने याद कैसे किया कि उसने क्या कर दिया, चाट गया, सारे के सारे अध्याय पढ़ दिए जी साहित्य के, तो जाहिर सी बात है सम्राट ही हो जाएगा वो तो। ये तो साहित्य सम्राट कहलाते हैं कौन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मैंने कहा इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग है यानी कि जो वंदे भारत वंदे मातरम है, ये मैंने कहा ये कहां से लिया गया, इन्हीं का ये उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। क्योंकि सबको पता है कि बग्गे में जब बैठकर जाते हैं ये तो सबको क्या आता, आनंद आता है, तो आनंद मठ से लिया गया है ये वंदे मातरम। ये लिखा है यहाँ पॉइंट एक है रविशंकर महाराज। ये और इन्हें गुजरात का पिता कहा जाता है, ये फादर ऑफ गुजरात। ये हाँ हाँ मैंने कहा हाँ लिखा यह है फादर ऑफ गुजरात। ये यानी कि मैंने कहा गुजरात का पिता जो है रविशंकर महाराज को कहा जाता है। देखो एक क्रिकेटर थे ये, और क्रिकेटर कौन थे, रविशंकर। ये जो टीम इंडिया के अंदर मतलब कुछ सालों पहले खेलने आए थे एक तरीके से ये। और जब वो खेलने आए थे तो देखो हुआ क्या था कि मतलब उनका सिलेक्शन कोई ऐसा ही नहीं हुआ था कि टीम इंडिया में भर्ती हो गई है। इनके पिताजी ने जो थे ना बहुत रातें गुजारी थी एक तरीके से ये, मतलब कि स्टेडियम के बाहर बैठे रहते थे, वो प्रैक्टिस करते रहते थे, ये बहुत रातें गुजारी थी ये। तो हम उसको उसी से लिंक कर देंगे। ये मैंने कहा रवि शंकर। ये मैंने कहा क्या, रवि शंकर। ये और रवि शंकर के जो पिताजी थे ना ये, उन्होंने क्या किया था, बहुत रातें गुजारी थी ये। तो इसको सीधा यहीं से कर देते हैं ये गुजरात यानी कि गुजारी थी ये, क्या गुजारी थी, बहुत रातें। किसने, इनके पिता ने। किसने, रविशंकर के पिता ने। तब जाकर मतलब इंडियन टीम में आया था ये। तो रविशंकर जो महाराज है, मैंने कहा उनका जो निकनेम है वो कहलाता है गुजरात के पिता। ये आया नहीं अभी तक, लेकिन हो सकता है आगे चलकर उठा लेगी। लिखा है यहाँ लॉर्ड रिपन, ये आ सकता है। लॉर्ड रिपन से रिलेटेड मैंने एक फैक्ट आपको याद करवाया था सेंसस के अंदर। ये जरा कमेंट करेंगे एक बार ये कि वो फैक्ट क्या था हमारा। ये सेंसस में याद किया था जनगणना, और जनगणना के लगभग मैंने सारे फैक्ट आपको याद करवा दिए थे जो एग्जाम में जनरली पूछे जा सकते हैं। ये डेटा तक मैंने आपको याद करवाया था ये। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या लॉर्ड रिपन का वहां पर कुछ न कुछ ऐसा यूज किया गया था या नहीं। सेंसस में हमने एक पॉइंट याद किया था, और वो सन मुझे अभी याद है 1882 के अंदर हमने कोई फैक्ट याद किया था ये। हाँ 1882 में ये जनगणना जो है सबसे पहले स्वीडन के अंदर वहां स्टार्ट हुई थी एक तरीके से ये 1872 में ये, और इंडिया में फिर वहां से 1872 के अंदर लॉर्ड रिपन से रिलेटेड हमने एक फैक्ट याद किया था इंडिया में, और वो याद किया था हमने सेंसस के अंदर। ये एक्चुअल में इनको क्या कहा जाता है, जो लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है ना, स्थानीय जो स्वशासन है, उसका जनक है। उसका जनक एक तरीके से स्थानीय सेल्फ जो गवर्नमेंट होती है एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये उसका जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को एक तरीके से ये। और आपको पता है जो लोकल गवर्नमेंट में आपने देखा होगा जैसे लोकल गवर्नमेंट होता है, लोकल ये कह सकते हैं एक तरह से, जैसे एक तरह से हमारा एरिया एक तरीके जहां हम रहते हैं ये, वहां गवर्नमेंट एक तरह गवर्नमेंट चलाते हो ये। तो मैंने कहा वहां अगर आपने देखा हो तो वहां क्या होता है, जब किसी नेता को, जैसे मान लो सरपंच है जी, है सरपंच हो सकता है, कोई पार्षद हो सकता है, आपको पता है जब कोई भी चीज का उद्घाटन करते हैं तो वो रिबन काटते हैं एक तरीके से ये, और अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे वो बहुत बड़े लॉर्ड हो, भगवान हो एक तरीके से ये। तो मैंने कहा लोकल गवर्नमेंट में नॉर्मली यही देखने को मिलता है ये, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक तरह से ये स्थानीय स्वशासन होता है, वहां क्या होता है लोग जब भी मतलब कि कोई उद्घाटन करना होता है, रिबन यानी रिबन, तो जब रिबन काटते हैं ना वो लाल फीते वाला ये, तो ऐसे काटते हैं अपने आप को लॉर्ड समझते हो जी हम ही है सब कुछ ये। तो लॉर्ड रिपन जो है ना ये स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, ये लिख लिया हमने यहाँ, मतलब याद कर लिया। और देखो 1882 के अंदर ये लॉर्ड रिपन को 1882 में स्थानीय, तो ठीक है छोड़ दीजिए इसको। ये पॉइंट ये है मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी का हमने पॉइंट याद किए थे एक तरीके से ये, और वैसे ही इंपॉर्टेंट यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना को दो उपनाम से जाना जाता है, एक तो कैद ए आजम और एक बाबा ए कौम। किस नाम से,
बाबा ए कौम के नाम से और कैद ए आजम। ये देखो, जब कोई आदमी कैद होता है ना, ये तो कैद होने के बाद में वो क्या कहता है, नहीं यार भाई मुझे भी जीना है, मुझे भी जीना है, ये बाबा मुझे भी जीना है, प्लीज छोड़ दो। ये इसको इसी तरीके से लिंक करते हैं कि इसी में चीजें चली जाएगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है एक तरीके से ये, मैंने कहा जब भी कोई व्यक्ति किसी जगह कैद हो जाता है तो एक ही शब्द निकलते हैं ये, चाहे वो किसी भी कौम का हो, ये कि बाबा मुझे क्या कर, मुझे जीना है, बाबा मुझे जीना है, मुझे कैद नहीं, मुझे निकाल दो बाहर। तो कैद ए आजम और बाबा ए कौम मोहम्मद अली जिन्ना के निकनेम है। उसके बाद देखिएगा, ये जिन्ना ने 1913 यानी कि 1913 से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के स्वतंत्रता तक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता के रूप में कार्य किया, और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में भी इन्होंने काम किया है जी। पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है, उसी तरीके से ये, उसी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, ये इनको पाकिस्तान में राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है ये, क्योंकि अभी हमने देखा कैद ए आजम और बाबा ए कौम। ये मैंने कहा क्या कह रहे, कायदे नहीं, कायदे ए आजम से जानते हैं, कायदे ए आजम। अजय इसका सबक गलत है, इसका मतलब ये हिंदी गलत लिखी है क्या, नहीं है कायदे कैद, अच्छा इसके मुझे लगता है फिर इसने हिंदी गलत लिख दी होगी ये। हाँ यहाँ तो ये कायदे आएगा ये इसकी हिंदी सही कर लेना अगर आपके पीडीएफ में आए तो, ये कायदे ए आजम। ये तो कायदे से कर देते, या साउंड कैद वाला हम कर लेंगे, वैसे कायदे वाला आप जो कह रहे हैं वो सही आएगा, क्योंकि इंग्लिश से कायदे आ रहा है यहाँ पर, ये कायदे आजम, और ये क्या कह रहा है बाबा है कौम। हाँ ये तो सही था यहाँ पर, ये कायदे ए आजम। ये उसके बाद देखिएगा कौन सा था ये, हाँ ये रहा ना, ये देखो सही था ये कायदे ए आजम। ये तो कायदे यानी कि वही कैद है एक तरीके से ये। तो पॉइंट ये है कि मैंने कहा जब आदमी कैद होता है एक तरीके से ये, तो यही शब्द निकलते हैं कि बाबा मुझे जीना है। तो कायदे ए आजम और बाबा ए कौम जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना एक तरीके से इनके निकनेम है, और पाकिस्तान में इनको राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, कि इनको मोहम्मद अली जिन्ना को, ये सबको पता है, ये पॉलिटी में जनरली हम पढ़ा भी करते हैं ये चीज। ये लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना। इनका जो जन्मदिन है पाकिस्तान में राष्ट्रीय अवकाश है, इनका जो जन्मदिन हुआ ना, ये उस दिन पर पाकिस्तान में एक राष्ट्रीय अवकाश ये मतलब घोषित किया गया था एक तरीके से। उसके बाद है इंदिरा गांधी, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। इंदिरा गांधी भारत की लौह महिला कहलाती है। इंदिरा गांधी से रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट आपको याद हो जिससे पता चलता हो कि आयरन लेडी थी ये, मैंने कहा कोई ऐसा फैक्ट याद हो आपको ये जिससे ये पता चलता हो कि नहीं इनके डिसीजन तो नहीं है लोहे की तरह थे एक तरीके से, ऐसी लेडीज थी ये, कोई भी ऐसा फैक्ट जो आपको याद हो, ताकि हम कनेक्शन थोड़े से और जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैं केवल आपको ये एक ही सब्जेक्ट यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये। तो मैंने कहा कोई ऐसा फैक्ट जो आपको ऐसा याद हो, जो इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कोई डिसीजन लिया हो जो किसी की नहीं सुनी हो एक तरीके से, ये कोई ऐसे डिसीजन थे, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है, इमरजेंसी वाला। ये कौन सा था, इमरजेंसी वाला। ये इमरजेंसी लगी थी आपको पता हो इनके कार्यकाल के अंदर ये। तो मैंने कहा जब इनके कार्यकाल के अंदर इमरजेंसी लगी थी एक तरीके से ये, तो उससे पता चलता था कि जी ये किसी की सुनने वाली नहीं है, मतलब कि आयरन लेडी एक तरीके से ये, इसलिए इनको कहा जाता है यहाँ पर आयरन लेडी है। किसको, इंदिरा गांधी को। ये यही एग्जाम में मेनली आता है ये। बाद में क्या हुआ, ये भगवान को क्या हो गई, प्रिय हो गई ये। मैंने कहा ये भगवान को प्रिय हो गई, कौन, इंदिरा गांधी, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, प्रिय दर्शनी पड़ गया जी। ये भी इनका निकनेम ही है ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है ये, इसको छोड़ दीजिए, ये कोई खास नहीं है ये लोहा महिला आ चुका, इसको छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल लागू, ये देखो आ गया ना इमरजेंसी वाला। और खालिस्तान उग्रवाद छोड़ दीजिए, ये भी काम का नहीं है। हाँ ये है शक्ति स्थल। मैंने कहा शक्ति स्थल जो है वो नई दिल्ली में है ये, जो ये दिवंगत जो प्रधानमंत्री है मतलब इंदिरा गांधी एक तरह से इनका स्मारक है ये, इनका स्मारक है शक्ति स्थल ये। तो पॉइंट ये है जो 1984 में तो डेथ ही हो गई थी ये, इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी, पहले लगाई थी, ये आप सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा पॉइंट ये देखिएगा, हम केवल इमरजेंसी को ले रहे हैं, हमने डेट बोला भी नहीं मैंने ये। तो फिलहाल देखिएगा ये इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी का जो स्मारक है वो कौन सा, शक्ति स्थल है। भाई ताकत थी तभी तो मतलब इमरजेंसी लगा ली है, ताकत यानी कि शक्ति थी है, इसलिए शक्ति स्थल ही फिर इनका स्मारक बना दिया गया इंदिरा गांधी का, जो कि नई दिल्ली के अंदर है ये। उसके बाद देखिएगा, हाँ अब एक पॉइंट है यहां पर ये, नेशनल इंटीग्रेशन डे
ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट हम याद कर चुके कि किसके अंदर ये हमने याद किया था आपके डे वाले चैप्टर के अंदर ये। हाँ, उसके बाद देखिएगा लिखा ये है, ये 5 पॉइंट है। अब यहां से एग्जाम में देखो क्या क्या पूछ सकता है आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है रेयर केस में पूछे, लेकिन ये बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। अब हल्का हल्का समझते हुए चलिएगा कहना क्या चाह रहा है। लॉर्ड रिपन, देखो गांव में नॉर्मली आप देखते हैं लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है एक तरह से, ये वहां क्या होता है, कोई सरपंच होता है, कोई पार्षद होता है, कोई वार्ड पंच होता है। तो मैंने कहा नॉर्मली जब भी किसी का उद्घाटन करना हो तो रिबन काटते, तो अपने आप को भगवान समझते हैं, यानी लॉर्ड रिपन स्थानीय जो संस्थान है, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है, उसका जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये कहना चाह रहा है, सीधी सी भाषा में बात करें तो देखो ये कहना चाह रहा है कि कायदे ए आजम या बाबा ए कौम। वो कह रहा है कि बाबा मुझे, या देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कैद से साउंड नहीं करेंगे तो कायदे से। वो कह रहा है कायदे से तो यार बाबा मुझे भी जीना तो है, मुझे छोड़ दो। ये तो मैंने कहा कायदे ए आजम और बाबा ए कौम मोहम्मद अली जिन्ना। राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको, ये किसमें, पाकिस्तान में। ये इनके जन्मदिन पर पाकिस्तान में राष्ट्रीय अवकाश भी है। तो ये दो ही पॉइंट है जो मेनली एग्जाम में आपके पूछता है। ये आ ही चुका है यहाँ, इसको छोड़ दीजिएगा। ये हाँ, इंदिरा, सॉरी कहाँ गया ये, हाँ ये तो आ ही चुका ना, इसी में ही है। लॉर्ड रिपन हो चुका, रविशंकर को कर लेते हैं ये। तो मैंने कहा जो रविशंकर ये क्रिकेटर था एक तरह से, ये इसके पिताजी ने जो है एक तरह से ये हाँ, इनके पिताजी जो थे एक तरह से ये, इन्होंने कई रातें गुजारी थी, ये गुजारी थी, यानी फादर ऑफ गुजराती है, वो कहलाता रविशंकर महाराज है। इंदिरा गांधी को देखो ये इमरजेंसी जो लगाई थी एक तरह से, यानी ये किसी की सुना नहीं जी एक तरीके से, ये मतलब आयरन लेडी कहलाती है ये। और मैंने कहा इनके जन्मदिन को एक तरह से उसको नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर को। वो कहलाता है इंदिरा गांधी, मतलब मेनली लोहा महिला इसमें। और एक निकनेम इनका प्रिय दर्शन है, ये भी पूछ सकता है ये। फिर भगवान को ये प्रिय हो गई। फिर हम दर्शन कहाँ करते हैं इनके, अब हम दर्शन करते हैं शक्ति स्थल, जो कि दिल्ली में स्थित है, इनका स्मारक के रूप में। ये तो मैंने कहा यहाँ ये किया जाता है। ये पॉइंट है भगवान बुद्ध, ये इसमें भी कनेक्शन नहीं होगा ये। अभी कुछ पॉइंट ऐसे है, ये भगवान बुद्ध के बारे में नॉर्मली आप पढ़ते हैं, इतिहास की जब बात करते हैं तो इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। शुरुआत में आता है ना वो क्या बोलते हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि ल्यूसेंटो मैंने देखा था 1-2 बार। ये तो शुरुआत के अंदर ही चीजें आती है एक तरीके से, लाइट ऑफ एशिया को कहा जाता है भगवान बुद्ध को। ये सिद्धार्थ इनका, मैं आपसे पूछूंगा एक बार, ये क्या इनका ये जन्म का नाम है क्या सिद्धार्थ? ये मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, आप में से थोड़ा सा मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। ये सिद्धार्थ, ये मैंने कहा भगवान बुद्ध का। ये और लाइट ऑफ एशिया, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। लाइट ऑफ एशिया ये कई बार पूछा जा चुका है। ये सही है ना ये? हाँ, सिद्धार्थ, ये बिल्कुल सही है। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ ये, और इनको सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता था। ये मैंने कहा लाइट ऑफ एशिया इन्हीं का नाम है, और एनलाइटन 1 जो है वो भी इन्हीं का निकनेम है जी। ये 3 है ये। तो मैंने कहा लाइट से ही लिंक कर दो इसको, एनलाइटन को। ये लाइट ऑफ एशिया एक इजी है, क्योंकि नॉर्मली आप सब पढ़ते रहते हैं इसको, ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे भी अभी तक याद है तो आपको तो याद होगा ही है। मैंने कहा इसी से लिंक कर देंगे एनलाइटन को। ये तो 3 नाम इनके हैं भगवान बुद्ध के। ये लाइट ऑफ एशिया ध्यान रखना, बहुत बार पूछता है ये। उसके बाद देखिएगा भगवान बुद्ध, ये इसको छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। मेनली इसमें निकनेम सिद्धार्थ गौतम के नाम के अलावा शाक्य, हाँ शाक्य मुनि के नाम से, शाक्य के जो ऋषि है वो इन्हीं को कहा जाता है भगवान बुद्ध को ही। ये आया तो नहीं, लेकिन हो सकता है पूछ ले। अच्छा है ये, मुझे लग रहा है ये शाक्य जो मुनि है ना, ये वो भी इन्हीं को नाम से जाना जाता है। ये तो नॉर्मली पूछेगा आपसे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, एनलाइटन 1, या सिद्धार्थ जो गौतम है, जो इनका सिद्धार्थ बचपन का नाम था एक तरीके से। एक इनको ये भी जाना जाता है शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के नाम से भी है। तो मैंने कहा इसको अगर आप लिंक करना चाहे तो यहां से शक से कर सकते हैं। ये देखो जो ऋषि मुनि होते हैं ना, ये वो भगवान की तरह ही होते हैं। ये आपको उनके ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए एक तरीके से। ये तो मैंने कहा अच्छा शाक्य काल के थे ये, हाँ तो शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता होगा इनको। ये तो शाक्य मुनि, शाक्य के ऋषि कहलाते हैं भगवान बुद्ध। ये ढूंढीराज गोविंद फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक। ये फाल्के पुरस्कार का नाम आपने सबने सुना होगा, अगर सुना है तो जरा बता दीजिएगा एक बार। फाल्के पुरस्कार
जो है एक तरीके से इसमें सिनेमा में दिया जाता है ये। और मेरे हिसाब से शायद सबने सुना होगा ये, तो ये फाल्के वाला ये। तो मैंने कहा इसीलिए इनको जो है ना ये भारतीय सिनेमा का फादर कहा जाता है एक तरीके से ये। किनको? इनको, धुंडीराज ये पूरा नाम है इनका, धुंडीराज गोविंद फाल्के। ये तो फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है वो सिनेमा के अंदर ही देते हैं एक तरीके से। हाँ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये वो इसी में देते हैं, सिनेमा के अंदर ही है। तो सिनेमा, इंडियन सिनेमा के, इसलिए इनको जनक कहा जाता है, यानी कि फादर एक तरीके से ये। ये आगे ना देखो, ये दादा साहब फाल्के के नाम से इन्हीं को जाना जाता है एक तरीके से ये। उसके बाद है उनकी पहली जो फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। ये 1913 में पहले भारतीय फिल्म थी ये। अब इसे भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के रूप में भी जाना जाता है ये। यानी ये कौन सी थी पहली भारतीय फिल्म, ये एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है जी ये। और वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। ये राजा हरिश्चंद्र एक तरह से ये पहली फिल्म यही थी इंडिया के अंदर ये। और ये 1913 में ये, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है इस जगह से ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट है तुषार कांति घोष। ये भारत की पत्रकारिता का ग्रांड ओल्ड मैन। ये वैसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं। ये ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बताइएगा जरा एक बार, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यहां लिखा है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। हाँ, यहां कौन सा है? जर्नलिज्म। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ये, परफेक्टली सही है जी ये। मैंने कहा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की बात की जा रही है यहां पर ये। और पत्रकारिता में तुषार कांति घोष को कहा जाता है। ये एग्जाम में आ सकता है जी ये। और इसको याद कैसे करें? कुछ मत करिए, एक काम कर लीजिए। ये देखो, क्रांति अगर लानी है ना ये, तो पत्रकार है ना ये, इन्हीं को मतलब कि अंदर तक घुसना पड़ेगा। ये इसको ऐसे याद कर दो कि फिर बैठ जाएगा दिमाग में ये। कैसे? क्रांति यानी कि क्रांति। अगर क्रांति लानी है देश में तो पत्रकारों को क्या करना पड़ेगा? नेताओं के जो काले कारनामे है ना ये, उनके अंदर तक घुसना पड़ेगा इनको ये। तो इसका मतलब क्रांति लानी है, घुसना किसको है? पत्रकार को। इसका मतलब पत्रकारिता से रिलेटेड है ये। तो भारतीय पत्रकारिता का जो ग्रांड ओल्ड मैन है वो कहलाता तुषार कांति घोष। उसके बाद देखिएगा पॉइंट ये लिखा है यहां पर, ये तुषार कांति घोष जो है एक तरह से ये महान व्यक्ति पत्रकारिता के देन के रूप में वही चीज है ये। उसके बाद है कस्तूरबा गांधी, ये भी एग्जाम में आ चुका है ये। कस्तूरबा गांधी किसको कहते हैं? ये किनकी मां का नाम था? ये कस्तूरबा गांधी जो है, मैंने कहा ये किसी की मां का नाम है ये। और देखते हैं आप में से किसी को अगर पता है, आपने हल्का फुल्का इतिहास, अगर इतिहास कहें या पॉलिटिक्स कुछ कहें तो हम उसमें अगर आपने पढ़ा हो, महात्मा गांधी जी की मां का नाम था कस्तूरबा गांधी है। आपने नाम सुना होगा नरेंद्र मोदी जी की जो माँ है हीराबेन, हीराबेन बा कौन से ऐसा है ना ये, उनको बा बा, क्योंकि गुजरात में माँ को बा बा ऐसे बोलते हैं शायद ये। तो मैंने कहा महात्मा गांधी की, परफेक्टली सही है। तो मैंने कहा कस्तूरबा गांधी है। तो वहां आपने देखा होगा जैसे नरेंद्र मोदी जी की जो माँ थी एक तरीके से, उनको भी कई बार न्यूज में आता था बा 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 के नाम से पुकारते थे ये। तो मैंने कहा कस्तूरबा गांधी जो है इनको भी बा के नाम से ही एक तरीके से ये। नहीं, हीराबेन कौन थी ये? पत्नी तो नहीं, हीराबेन तो माँ का नाम क्या था मोदी जी की? यही तो था ना ये, बा के नाम से बेसिकली न्यूज में छपता था ये कई बार ये, कुछ इसी तरीके से ही। पत्नी का क्या नाम था ये? पुतली बाई माँ थी। और हीराबेन पत्नी का नाम था क्या फिर? ये क्या है? माँ का नाम, ये माँ का नाम हीराबेन अभी खत्म हुई है। हाँ, तो माँ का ही नाम था ना वो। अच्छा, कस्तूरबा गांधी क्या थी? अच्छा, ये कह रहे हैं क्या आप? ये अच्छा, ठीक है ठीक है। कस्तूरबा गांधी किनका था नाम ये? हाँ, वो अच्छा, वो मोदी जी वाला तो हमने सही बोला ये। कस्तूरबा गांधी, हाँ ये हो सकता है। कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी की अगर पत्नी है, पत्नी मान लीजिएगा, एक मान ली होगी एक तरीके से। तो मैंने कहा पत्नी है तो जाहिर सी बात है, वहां मतलब क्या करते हैं जो वृद्ध लोग होते हैं उनको शायद बा इस तरीके से। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाइफ का ही नाम था ये, कस्तूरबा गांधी है। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी है। और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, ये परफेक्टली सही है जी ये। हाँ, वो सही था, हमने जो पहले किया था वो हीराबेन वाला। तो मैंने कहा वहां क्या है, जैसे महात्मा गांधी है राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता था एक तरीके से। पत्नी है तो जाहिर सी बात है वो भी मतलब कि वृद्ध हो गई होगी ये।
तो वहां जो वृद्ध महिला होती है नॉर्मली वहां बा बा कहकर पुकारा करते एक तरीके से, गुजरात के अंदर ये, तो इसलिए इनको यहाँ पर बा के नाम से पुकारा करते थे। या फिर ऐसे भी कर दो ना, ये कस्तूरबा के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, बा आ रहा है, इसलिए इनको बा के नाम से पुकारा करते थे। यहां से लिंक कर दो, ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये लिखा है हुएन सांग। अच्छा है, ये कहना चाह रहा है हुएन सांग, ये होता नहीं है हुएन सांग, हुएन हवेन सांग, सांग ये इसमें साइलेंट रहता। अच्छा ये इसने गलत लिखा है यहाँ हिंदी, हुएन सांग। ये प्रसिद्ध चीनी बौद्ध प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। देखो पहले तो आप ये बताइए कि ये कहाँ का था, ये हवेन सांग। ये अच्छा यहाँ लिखा है ये चाइना का था जी। ये कहाँ के था, चाइना का। ये पुतली बाई, हाँ वो हो जाएगा, माँ का नाम ये। और ये कस्तूरबा जो गांधी था, पता नहीं का नाम ये। मैंने कहा ये चीन का था ये। और ये आपको देखो कहना क्या चाह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था ये, और भारत में लगभग 15 साल तक ये रहा था ये चीनी यात्री था एक तरीके से ये। और देखो पिलग्रिम का मतलब क्या होता है, ये पिलग्रिम, पिलग्रिम किसको बोलते हैं ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है वन वर्ड के अंदर, पिलग्रिम। ये पिलग्रिम का अर्थ निकलता है तीर्थ यात्री। और आपको सबको पता है हुएन सांग जो है तीर्थ यात्रा पर ही निकला था एक तरीके से, ये भारत की मतलब कि तीर्थ यात्रा पर ही निकला था, चाइना से एक तरीके से ये। तो मैंने कहा चाइना से ये निकला था कौन, हवेन सांग ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता तीर्थ यात्री एक तरीके से ये। तो जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम एक तरीके से ये है, जो कहना भी चाह रहा होगा यहाँ ये 7th सेंचुरी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, स्कॉलर, ट्रेवलर एंड ट्रांसलेटर। ये यानी इसको देखो ये इस नाम से, ये ट्रेवलर था, स्कॉलर था, ट्रांसलेटर था, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था एक तरह से ये। मॉन्क यानी सन्यासी है। तो ये कहना चाह रहा है ये अच्छा क्या कह रहे हैं, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट के नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था ये। ठीक है जी। तो हुएन सांग जो था वो चाइना का था, ये सबको पता है, तीर्थ यात्री था, इसलिए इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम के नाम से जाना जाता था ये एग्जाम में यही पूछता है मेनली ये प्रिंस ऑफ पिलग्रिम वाला ही, या पूछ सकता है ये चीनी वाला ही। उसके बाद देखिएगा टीपू सुल्तान। इससे रिलेटेड मैं आपसे पॉइंट पूछूंगा ये, तब आगे बढ़ेंगे हम इसमें, कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर जो है एक तरीके से ये, वहां से रिलेटेड कोई ऐसा फैक्ट इसका होगा शायद, ये हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो। ये मैंने इतिहास अभी इतना देखा नहीं है। तो टीपू सुल्तान ये मैसूर का टाइगर के नाम से इसे जाना जाता था ये टीपू सुल्तान को। ये कोई ऐसा फैक्ट जो आपको याद हो टीपू सुल्तान से रिलेटेड, ये टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता था ये। तो ये उस फैक्ट से रिलेटेड ही लिंक इसका हो सकता है ये, बाकी और कोई काम की चीज इसमें नहीं है। ये जितने पॉइंट हमने लिखे ये सारे पॉइंट अच्छे अच्छे हैं। ये सबसे पहले ये याद करना आप, ये तुषार कांति घोष ये, हाँ तो मैंने कहा सबसे पहले ये याद करेंगे हम ये, कि अगर आपको भारतीय पत्रकारिता का जो ग्रैंड ओल्ड मैन एक तरह से ये वो कहा जाता है इनको, ये तो पत्रकारिता ये मतलब क्रांति अगर लानी है तो जाहिर सी बात है घुसना पड़ेगा एक तरीके से ये, किसको, पत्रकार को। ये तो भारतीय पत्रकारिता का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है वो यही कहलाता है तुषार कांति घोष। कस्तूरबा गांधी यहां से निकाल दो सीधा ही, बा, इनका निकनेम क्या था, बा था ये। दूसरा यहां से था ये दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार का नाम आपने सुना एक तरीके से ये, वो इन्हीं को दादा साहब फाल्के कहा जाता था, भारतीय सिनेमा का जनक एक तरीके से। भगवान बुद्ध का जब भी एग्जाम में पूछेगा तो पूछता है लाइट ऑफ एशिया, इसमें नॉर्मली कौन सा पूछेगा, लाइट ऑफ एशिया वाला पूछ सकता है। सिद्धार्थ गौतम एक शाक्य मुनि ये पूछ सकता है जी, शाक्य मुनि पूछ सकता है, शाक्य के जो ऋषि होते हैं एक तरह से इसी का मीनिंग निकलता है ये। या एनलाइटन वन ये पूछा जा सकता है ये। हुएन सांग जो है चीनी ये यात्री था ये, इसलिए इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा जाता था ये। टीपू सुल्तान जो है टाइगर था मैसूर का ये इतने पॉइंट हो चुके हैं। अब इसमें लगभग जो है 10 या 15 पॉइंट ऐसे बचे हैं, 10 या मैक्सिमम 10 होंगे शायद, 10 या 12 पॉइंट ये, इससे ज्यादा नहीं है ये आपके लिए सेल्फ असाइनमेंट रहेगा ये। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है ये, निकनेम ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज का ये। अब टॉपिक करेंगे हम एक छोटा टॉपिक करेंगे लेक्स वाला, लेक्स यानी कि झील वाला ये। तो कल से मैं बता दूं अब आपको ये, कि बीच में जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा ये वैसे वैसे हम स्टैटिक को करते चलेंगे। कल से हम स्पीडी का जो है ना ये एक एक टॉपिक उठाते चलेंगे, एक एक पॉइंट को ये डेली करते चलेंगे अब यहां से ये, ताकि वो स्पीडी वाली जो है वो भी हमारी सही लाइन लेंथ में आ जाएगी। बाकी स्टैटिक का जो है जैसे जैसे हमें टाइम बीच में मिलता चलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम करते चलेंगे ये। पहले जो हम कर रहे हैं लेक्स वाला छोटा है, हो सकता है रेयर केस में पूछ लेंगे, इसलिए इसको कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसको करेंगे 5 ईयर प्लान को, ये पंचवर्षीय जो योजनाएं होती है ना ये 5 ईयर प्लान, ये फिर इसके बाद में इसको करेंगे ये।
ये एक ही दिन में हो जाएगा ये लेक्स वाला, ये इसलिए इसको पहले कर लेंगे ये। और जो 5 ईयर प्लान है वो फिर इसके बाद में करेंगे ये। और जो स्पीडी है वो हम कल से स्टार्ट कर देंगे, करने में आज से ही थी, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर वाला जो बैच है वो स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से इसकी क्लास हो नहीं पाई थी। तो मैंने कहा इसको जो है हम कल से स्टार्ट कर देंगे स्पीडी को। सबसे पहले हम करेंगे अवार्ड वाला ये 5 ईयर प्लान जो है ये मैं आपको रटा दूंगा, सारा रटा मतलब याद करा दूंगा, दिमाग में छाप दूंगा, डेट वगैरह सारी याद रहेगी, किसमें क्या क्या चीज हुआ था वो सारा का सारा। ये इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगी। ये पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये क्लास हुई नहीं थी, ये तो कुछ चेंजेस करने थे हमने। ये इंग्लिश जो है वो 1 से 2 दिन में रिज्यूम हो जाएगी। अब जाकर थोड़ी तबियत मेरी सही हो गई है, मेरे साथ थोड़ी बड़ी समस्या है, पिछले 3 साल से दिक्कत आ रही है। आप में से जो मेरे से कनेक्टेड है मतलब कि पर्सनली उनको पता भी है ये, कि लगभग मैं जनवरी या फरवरी जो है ये लगभग मेरा मतलब ऐसे ही जाता है, ये टाइफाइड के अंदर ही जाता है। मेरी हिम्मत होती नहीं कि मैं उठ भी जाऊं एक तरीके से। ये कोशिश करता हूँ फिर भी मतलब कि हम क्लास कर ले, लेकिन हम सारी रिज्यूम हो जाएगी ये। हाँ, तो 5 ईयर प्लान जो है वो हम करें, पहले लेक्स करेंगे क्योंकि एक ही दिन की क्लास में हो जाएगा। 5 ईयर प्लान मुश्किल से 2 या 3 क्लास का हो जाएगा ये। कंप्यूटर नहीं डेली नहीं होगा यार, वो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि और भी बैचेज है, सारे रिज्यूम करने पड़ेंगे ना, इस वजह से ये कंप्यूटर का वीक में 2 या 3 क्लास ही हो पाएगी मैक्सिमम ये, क्योंकि नया सब्जेक्ट है मेरे लिए भी है। थोड़ा सा लाइन लेंथ बन जाएगी तब तो फिर मैं खेल लूंगा उसमें ये। उसको स्टार्ट कर दिया हमने कंप्यूटर के बैच को ये कल से ही है, और पहला चैप्टर उसमें स्टार्ट हो चुका है, वो अगली 2 क्लास में फिनिश हो जाएगा ये। तो मिलते हैं हम आपसे कल। और टॉपिक जो है हम मतलब स्पीडी के अंदर नोबेल प्राइज सबसे पहले याद करेंगे, उसके बाद में जो है 2 छोटे टॉपिक फिर लेंगे, उसके बाद में स्पोर्ट्स का अवार्ड्स का अपॉइंटमेंट, ये इस तरीके से चलेंगे इसमें ये। ठीक है ये। हाँ, मेंस से पहले कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर में कुछ टॉपिक हो जाए, क्योंकि टाइम इतना ही था ये, अचानक से डेट आई है ये, और उससे पहले इतना सारा कवर करना तो आप सब भी जानते हैं एक तरीके से ये। अब करंट कल से स्टार्ट है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके हम ये मेंस से पहले ये, क्योंकि उसमें ज्यादा वो इतना है नहीं एक तरीके से। अगर एक दिन में 2 टॉपिक खींच गए तब तो आराम से हो ही जाएगा वो ये, कोई बड़ा चैप्टर है नहीं वैसे उसमें ये। तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर ही।